नग्न हकीकत ये है कि अक्सर माँ बाप को एक ऐसा नादान बच्चा चाहिए जो हर हाल, हर क्षण और हर पल उन्हीं का गुलाम रह सके। अक्सर माँ बाप को एक ऐसा गुलाम बच्चा चाहिए जो उनके अतिरिक्त न तो किसी की सुने और ना ही किसी की सेवा करे। हर एक बच्चे के अंदर एक महापुरुष की चिंगारी होती है, उसको जागृत करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसका दिल, दिमाग और हरकतें एक न हो, कनेक्टेड न हो, सिंक्रोनाइज न हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग कौन करते हैं जानते हो? हमारे करीब के लोग ही करते हैं। बच्चों पर इतना आक्रामक प्रहार करते हैं कि आगे से बाप, पीछे से माँ, ऊपर से दादी माँ, नीचे से नानी माँ और जितने भी ये चाचे फूफेता हो, इनकी तो गिनती ही क्या। बच्चा थोड़ी ऐसे बर्बाद होता है, पूरा कुनबा और खानदान लग जाता है बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने का। हर माँ बाप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करके अपने बच्चों को डिमोटिवेट ही करते हैं। माँ बाप बच्चों को तभी प्रेम कर पाएंगे जब पति पत्नी एक दूसरे को सच्चा प्रेम करते हैं। इसलिए माँ बाप बनने से पहले ये अनिवार्य है कि माँ बाप पहले एक दूसरे को सच्चा प्रेम करें। एक लंगूर दूसरी मादा लंगूर को देखकर आकर्षित हो जाए तो इसको थोड़ी प्रेम कहते हैं, इसको आसक्ति कहा जाता है। आसक्ति हमेशा बंधन को क्रिएट करती है, जबकि प्रेम हमेशा आपको मुक्ति दिलाता है। यदि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है ना, तो पहले आपको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों से सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि उनके पास कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशन न रखिए। स्वामी जी, एक चीज मैंने देखी है कि 90% ऑफ द पीपल जो कम सक्सेसफुल हैं या फिर जो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनमें एक कॉमन ट्रेट है, मतलब उनके पेरेंट्स में और उनमें एक कॉमन ट्रेट है कि उनको स्टार्टिंग से या तो एक्सेप्टेंस नहीं मिला कि जो वो हैं उस चीज को लेके एक्सेप्टेंस जी। सेकेंडली, उनको हमेशा से कंपेयर किया गया है कि भाई इसके इतने नंबर आ गए, तेरे इतने क्यों नहीं आए, उसकी यहाँ पर जॉब लग गई, तेरी क्यों नहीं लग पाई। वैसे तो या तो उनको उनके बचपन में बहुत ज्यादा कंपैरिजन मिला है या फिर उनको उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए था। जी जी, तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, इस पर मैं थोड़ा डिटेल से बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, हम कोई भी इंसान को तभी स्वीकार सकते हैं जब हम उसको सच्चा प्रेम करते हो, और हम सामने वाले इंसान को तभी सच्चा प्रेम कर पाएंगे जब हम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हैं। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि स्वामी जी, इस दुनिया में कौन से इंसान को अपने आप से प्रेम नहीं होता? सबको होता है। हाँ। गलत बात है। इस दुनिया में 99.9% लोग अपने आप से सच्चा प्रेम ही नहीं करते। या तो वो अपने आप से घृणा और शिकायत करते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, या फिर अपने आप में आसक्त होके बैठे हैं, अटैच्ड होके बैठे, और इसी आसक्ति को इंसान प्रेम का नाम दे देता है। ये गलत चीज है। इसीलिए इंसान दूसरों को खुशियां तभी बांट पाएगा जब वो खुद खुश हो, और इंसान खुद खुश तभी रह पाएगा जब वो अपने आप से बेइंतहा प्रेम करता हो। अब हम यहां पर बातें करते हैं बच्चे की। माँ बाप बच्चों को तभी स्वीकार पाएंगे जब माँ बाप बच्चों को प्रेम करते हो, और माँ बाप बच्चों को तभी प्रेम कर पाएंगे जब पति पत्नी एक दूसरे को सच्चा प्रेम करते हो। एग्जैक्टली। इसलिए माँ बाप बनने से पहले ये अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी एंड कंपलसरी, कि माँ बाप पहले एक दूसरे को सच्चा प्रेम करे। इसीलिए देखिए, यदि पति पत्नी माँ बाप एक दूसरे को सच्चा प्रेम नहीं करते ना, तो कभी भी ये वहम में मत रहना कि आप बच्चों को सही प्रेम कर पाएंगे। और देखिए, मैं जब यहां पर प्रेम की बात करता हूं तो मैं यहां पर वासने की, हवस वाले प्रेम की बात नहीं करता। जब पति पत्नी को एक दूसरे को प्रेम कर, देखिए, आजकल पुरुष और स्त्री एक दूसरे की बाह्य खाल देखकर लार टपकाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के होठ देखकर चूमा चाटनी करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के सेक्सुअल अट्रैक्शन को ही प्रेम का दर्जा दे देते हैं। देखिए, इसको कभी भी प्रेम नहीं कहा जाता है। यदि एक लंगूर दूसरी मादा लंगूर को देखकर आकर्षित हो जाए तो इसको थोड़ी प्रेम कहते हैं, इसको आसक्ति कहा जाता है। देखिए, आसक्ति, हवस, कामुकता, सेक्सुअल अट्रैक्शन और लस्ट को कभी भी प्रेम नहीं कहा जाता है। देखिए, प्रेम और आसक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम और आसक्ति शब्द में देखिए, आसक्ति हमेशा शरीर से होता है, जबकि प्रेम हमेशा आत्मा से होता है। आसक्ति हमेशा स्वार्थ की बुनियाद से होता है, जबकि प्रेम हमेशा निस्वार्थता की बुनियाद से होता है।
आसक्ति में हमेशा कामुकता होती है, हवस होती है, लस्ट होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। जबकि प्रेम में ना तो हवस होती है, ना ही सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, ना ही लस्ट होता है और ना ही आसक्ति होती है। आसक्ति में इंसान हमेशा सामने वाले इंसान का लाभ उठाना ही देखता है, जबकि प्रेम में हमेशा इंसान यही सोचता है मैं सामने वाले इंसान को कैसे सुख दे सकूं। आसक्ति एक कारोबार है, एक व्यापार है, जबकि प्रेम एक भक्ति है, एक बलिदान है, एक समर्पण है। आसक्ति का नतीजा हमेशा दुखदायक होता है, जबकि प्रेम का नतीजा हमेशा सुखदायक होता है। और अंत में आसक्ति हमेशा बंधन को क्रिएट करती है, जबकि प्रेम हमेशा आपको मुक्ति दिलाता है, फ्रीडम दिलाता है। तो ये प्रेम और आसक्ति में इतना अंतर है। देखिए आजकल का प्रेम कैसा है जानते हो? आजकल का प्रेम कैसा है, मान लीजिए कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के पास जाता है और कहता है देख मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं, मेरे हाथ पर तेरा नाम लिखवा दिया। प्रेमिका कहती है बस इतना सा प्रेम। दूसरे दिन ये मूर्ख दूसरे हाथ पर भी प्रेमिका का नाम लिखवा कर अपनी प्रेमिका के पास जाता है, देख मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं। प्रेमिका कहती है बस इतना सा प्रेम। तीसरे दिन ये लंगूर अपने सीने पर उसका नाम लिखवा देता है और अपनी प्रेमिका के पास जाता है और कहता है देख मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं। ये मादा लंगूर उसको देखकर कहती है बस इतना सा प्रेम। ये लंगूर अपनी प्रेमिका को कहता है कि तू मुझसे चाहती क्या है, तू मेरे पास क्या लिखवाना चाहती है। प्रेमिका उसको कहती है यदि तू मुझे सच्चा प्रेम करता है ना तो तेरी सभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर लिख दे। तुझे यदि लिखवाने का इतना ही शौक है तो तेरी सभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर लिख दे। तो आजकल का ये प्रेम, इसको प्रेम नहीं कह सकते, इसको आसक्ति कहा जाता है। तो ये फर्क है प्रेम और आसक्ति में। देखिए आजकल की चटपट मूवीज देखकर पुरुष और स्त्री एक दूसरे को आई लव यू बोलना सीख जाते हैं। आजकल की चटपट मूवीज देखकर पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलना सीख जाते हैं। दोनों को लव ऑन फर्स्ट साइट हो जाता है। दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अब ये जितने भी आई लव यू वाले शब्द है ना वो कौन सी भूमिका से पैदा होते हैं जानते हो? शरीर भाव से। और जहां शरीर भाव होता है ना वहां पर प्रेम कभी नहीं होता, वहां पर आसक्ति ही होती है। कभी कभार पुरुष पति दूसरी तवायफ को देखकर रंगरेलियां मनाता है, पत्नी दूसरे मर्द को देखकर उसके साथ मुंह मारती घूमती है और फिर दोनों कहते हैं हम हमारे बच्चे को सही प्रेम करते हैं। अरे ओ लंगूर लफंगे लंपट, तुम दोनों अपना शरीर बेच के बैठे हो और फिर कहते हम बच्चे को प्रेम करते हैं। ऐसे जितने भी लंगूर लफंगे लंपट चारित्रहीन और ये दो कौड़ी के जितने भी लोग हैं ना उन्हें बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आजकल के पति पत्नी पेरेंटिंग को एक खिलवाड़ समझ कर रखे हैं। वो कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि माता पिता बनना एक खिलवाड़ है। माता पिता बनना खिलवाड़ थोड़ी है। इस दुनिया में जितने भी किरदार है ना उन सभी में सबसे पवित्र किरदार माता पिता बनना है। लेकिन आजकल के चारित्रहीन लफंगे लंपट लोगों ने पेरेंटिंग को भी एक खिलवाड़ समझ कर रखा है। तो ये गलत चीज है। देखिए जब पति पत्नी एक दूसरे को सच्चा प्रेम करना सीखेंगे ना तभी वो बच्चे को वाकई सही प्रेम कर पाएंगे। अब आप ये प्रश्न उठाएंगे कि कौन से माता पिता को बच्चों में सही प्रेम नहीं होता। देखिए अक्सर माता पिता को बच्चों में प्रेम नहीं सम्मोह होता है, मोह होता है और इसी मोह को वो प्रेम का दर्जा दे देते हैं। देखिए प्रेम हमेशा जागृत अवस्था में किया जाता है, प्रेम हमेशा कॉन्शियस अवस्था में किया जाता है। प्रेम में ना ही तो अटैचमेंट होता है और ना ही डिटैचमेंट होता है। देखिए जब माता पिता अपने बच्चों में मोह करके बैठे होते हैं ना तो वो अपने बच्चों में इतने अटैच्ड और आसक्त हो जाते हैं ना कि माता पिता न तो अपना ध्यान रख सकते हैं और ना ही बच्चों का। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे और बाइक में आपके बच्चे पीछे सवारियां बनकर बैठे हैं और आप कहेंगे मैं मेरे बच्चे को बहुत प्रेम करता हूं तो मैं उनको देखे बिना नहीं जी सकता। तो आप बाइक चलाते हो और पीछे मुड़ के देखेंगे अपने बच्चे को, क्या होगा? आप खुद भी गिरेंगे और बच्चे को भी गिराएंगे। हाँ। आप कहते हैं मुझे मेरे बच्चों में बहुत प्रेम है इसलिए मैं मेरे बच्चों को पीछे पकड़ कर रखूंगा बाइक में, क्या होगा? तो भी आप स्टीयरिंग से हाथ हटाकर बच्चों को पकड़ के रखेंगे, क्या होगा? बच्चे भी गिर जाएंगे, आप भी गिर जाएंगे। वैसे ही यदि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है ना तो पहले आपको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको आपका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ही आप अपने बच्चों का
ध्यान रख पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मृणाल जी। इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि कभी कभार होता क्या है कि माँ बाप को सबसे पहले, बच्चों से सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि उनके पास कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मतलब बच्चों से? जी, बच्चों से सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि उनके पास कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशन न रखिए। देखिए, माँ बाप कभी कभार ये सोचते हैं कि हम भले गंदगी और कीचड़ से भरे हुए हो, लेकिन हमारे बच्चे जन्मजात परफेक्ट ही होने चाहिए। हम भले अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली और बैल बुद्धि हो, लेकिन हमारे बच्चे जन्मजात जीनियस ही पैदा होने चाहिए। हम भले एक भी कला में परिपूर्ण न हो, लेकिन हमारे बच्चे 16 कलाओं से परिपूर्ण होने चाहिए। हम भले ही हमारे माता पिता का गला घोट दिया हो, लेकिन हमारे बच्चे हमारे ही चरण स्पर्श करने चाहिए। तो ये थोड़ी होगा, ये तो गलत है। गलत है ना। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया के आगे शातिर होने चाहिए, लेकिन हमारे आगे नादान होने चाहिए। हमारे बच्चे दुनिया में भले ही बेईमानी से पैसे कमाए, लेकिन हमारे आगे ईमानदारी होने चाहिए। हमारे बच्चे दुनिया के आगे सम्राट होने चाहिए, लेकिन हमारे गुलाम होने चाहिए। हमारे बच्चे दुनिया में स्वच्छंदी होने चाहिए, लेकिन हमारे आज्ञाकारी होना चाहिए। नग्न हकीकत यह है कि अक्सर माँ बाप को एक ऐसा नादान बच्चा चाहिए जो हर हाल, हर क्षण और हर पल उन्हीं का गुलाम रह सके। अक्सर माँ बाप को एक ऐसा गुलाम बच्चा चाहिए जो उनके अतिरिक्त न तो किसी की सुने और ना ही किसी की सेवा करे। अक्सर माँ बाप, में क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कभी कभार माँ बाप धृतराष्ट्र के समान होते हैं, जो अपने बच्चे को इतना नार्सिसिस्टिक और इतना नेपोटिस्टिक बना देते हैं कि बच्चा राष्ट्र की सेवा में या समाज की सेवा में किसी के काम में ही नहीं आता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि माँ बाप अपने बच्चों को इतना नार्सिसिस्टिक और नेपोटिस्टिक न बना दे। मैं आपको थोड़ा दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, एक टीचर थे, वो किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे, पोरबंदर शहर में, जहां पर गांधी जी की जन्मस्थली है। तो वो अगली रात को सोच रहे थे कि मैं इस गांव में जाकर कौन से विषय में प्रवचन दूंगा। 2-3 घंटे सोच रहे थे। फिर उनको लगा मैं गांधी जी के शहर में जा रहा हूं, तो वहां जाकर गांधी जी के विषय में ही बात करना समुचित होगा। हाँ। तो वो सोच रहे अगली रात को मैं वहां पर जाऊंगा और बच्चों को ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर गांधी जी आए, और फिर जैसा ही वो लड़का गांधी जी का जवाब देगा, मैं गांधी जी के विषय में प्रवचन शुरू कर दूंगा। वो टीचर तो सब सज धज के जाते हैं, दूसरे दिन सूट लगाकर, टाई लगाकर, और स्कूल में जाते हैं। और स्कूल में किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, पूछते बेटा तेरे गांव में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? लड़का सिर हिलाता है, मुझे मालूम नहीं। तो सर को लगा कि शायद इस बच्चे को मेरा प्रश्न समझ में नहीं आएगा। दूसरी बार पूछे, बेटा मैं तुम्हारी शहर की बात करता हूं, ये पोरबंदर शहर की बात करता हूं, कि इस शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? लड़का फिर से सिर हिलाता है, सर आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो। तो सर को लगा ये लड़का दिमागी तौर पर कमजोर होगा। तो वो कहते हैं कि सर ये बच्चा, मैं यही महापुरुष की बात करता हूं जिनकी तस्वीर पैसों के आगे नोट में छपी हुई होती है। लड़का कहता है सर मुझे मालूम नहीं, मुस्कुराते हुए कहता है। तो उस टीचर को ऐसा लगा कि ये लड़का मेरा परिहास करता है, मेरा उपहास करता है, मजाक करता है। तो वो टीचर उसको बुलाते और जोर से एक थप्पड़ ठोक देते और कहते तू मेरा परिहास करता है? फिर लड़का कहता है सर मेरा परिहास नहीं करता, मैं आपका परिहास नहीं करता, मैं वाकई नहीं जानता कि इस शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था। फिर टीचर उसको बताते हैं तू जानता नहीं कि इस पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फिर वो जो स्टूडेंट कहता है ना, वो सर के आमने हाथ झुकाकर, सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहता है कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, सर किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में किसी भी महापुरुष का जन्म नहीं होता। वो अपने सत्कार्यों और सत्कर्मों के जरिए महापुरुष बनते हैं। गांधी जी भी जन्मजातो मोहनदास करमचंद गांधी ही थे, लेकिन अपने सत्कार्यों के जरिए, अपने सत्कर्मों के जरिए वो महात्मा गांधी बने। ये कहानी भले ही कहानी हो, लेकिन हर एक माँ बाप की जहन में, हर एक माँ बाप के सोए हुए जमीर को जगाने वाली ये कहानी है। कभी भी अपने बच्चों के पास ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हमारे बच्चे जन्मजात महापुरुष ही होने चाहिए। ये कभी भी संभव नहीं होगा। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आता कि माँ बाप भी ये बखूबी समझते हैं कि हम भी जन्मजात महापुरुष पैदा नहीं हुए,
तो बच्चे को आप जन्मजात क्यों महापुरुष पैदा करना चाहते हैं? भैया जीन्स तो आपका है, वीर्य आपका है, रज आपका है, सब आपका है, बीज आपके है, तो बच्चे कैसे जन्मजात महापुरुष बन जाएंगे? हर एक बच्चे के अंदर एक महापुरुष की चिंगारी होती है, उसको जागृत करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है मृणाल जी। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हो? वो न बन पाना जो आप खुद है, अपनी वास्तविक सहजता से दूर हो जाना। इससे बड़ी इस दुनिया में कोई विडंबना हो ही नहीं सकती। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसका दिल, दिमाग और हरकतें एक ना हो, कनेक्टेड ना हो, सिंक्रोनाइज्ड ना हो। अपनी वास्तविक सहजता से दूर हो जाना वो इस दुनिया में तनाव का सबसे बड़ा कारण है। और ऐसी ही हालात कभी कभार बच्चों की होती है। माँ बाप बच्चों पर इतना तनाव डाल देते हैं, इतना जबरन प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चों को वो बनना पड़ता है जो वो खुद नहीं है। बच्चों को बेबस होकर अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले उसी तनाव में लेने पड़ते हैं। तो ये गलत चीज है। देखिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कोई टेररिस्ट, आतंकवादी, गुंडे लोग ही करते हैं ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग कौन करते हैं जानते हो? हमारे करीब के लोग ही करते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा प्रेम लुटाकर बैठे हैं, जिन पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है, जिन पर हमें सबसे ज्यादा गर्व होता है ना, वही लोग हमें सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। और उसमें भी कभी कभार माँ बाप अपने बच्चों को इतनी हद तक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ना, वो उनके भविष्य को, उनके मुस्तकबिल को ही बर्बाद कर देते हैं। बेटा तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, बेटा तुझे इस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी, बहू तुझे बेटे को जन्म देना ही पड़ेगा। और यदि बेटा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना, बेटा यदि माँ बाप की पसंद की लड़की के साथ शादी नहीं की, तो माँ बाप कहेंगे हम सुसाइड करके मर जाएंगे। आज हर घर में थोड़े मोटे अंश में कोई ना कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होता ही है। देखिए, बच्चे की इच्छा न होते हुए भी माँ बाप कभी कभार अपने बच्चे पर इतना दबाव डाल देते हैं ना कि वो बच्चे को, भविष्य को ही बर्बाद कर देते हैं। बच्चों पर इतना आक्रामक प्रहार करते हैं कि आगे से बाप, पीछे से माँ, ऊपर से दादी माँ, नीचे से नानी माँ, और जितने भी ये चाचे फूफे ताऊ, इनकी तो गिनती ही क्या। बच्चा थोड़ी ऐसे बर्बाद होता है, पूरा कुनबा और खानदान लग जाता है बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। लेकिन याद रखना, आप जितने अपने बच्चों पर अपनी इच्छा थोपेंगे ना, उतने बच्चों के हृदय में आपकी इज्जत दो कौड़े की भी नहीं रहेगी। मैं इस पर आपको एक रियल एग्जांपल साझा करता हूं। एक 22 साल का लड़का था, बहुत ही संस्कारी था और पिताजी बहुत रईस थे। लड़का बहुत रईस परिवार में से आ रहा था। तो पिताजी एक दिन उसके लड़के को मिलते और कहते कि बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर रखी है। तो लड़के ने बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी ऑलरेडी मैंने मेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। मैं ऑलरेडी एक लड़की से प्रेम करता हूँ और वो बहुत ही संस्कारी है और बहुत ही आज्ञाकारी है और हमारे परिवार की शोभा बढ़ाएगी। पिताजी कहते हैं कौन सी लड़की है, मुझे दिखा। फिर लड़के ने उस लड़की को दिखाया और पिताजी कहते हैं ये संस्कारी है लेकिन अमीर परिवार से थोड़ी आती है, ये हमारी परिवार की इज्जत क्या रख पाएगी। यदि बेटा तूने इस लड़की के साथ शादी की तो भविष्य में हमारे परिवार की इज्जत क्या होगी। लेकिन लड़का कहता है पिताजी भले ही पैसे वाली ना हो, अमीर परिवार से ना आती हो, लेकिन संस्कारी तो जरूर है ना। उल्टा हो गया था। अक्सर माँ बाप अपने बच्चे के लिए संस्कारी लड़की ढूंढते हैं, लेकिन यहां पर लड़का संस्कारी लड़की ढूंढ के आया था और माँ बाप को अमीर लड़की चाहिए। तो देखिए बेटा तो बहुत ही आज्ञाकारी था, संस्कारी था, तो अपनी इच्छा न होते हुए भी माँ बाप को खुश रखने के लिए पिताजी ने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। बेटा यदि तू इस लड़की, हमारी पसंद की लड़की के साथ शादी नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो लड़का जबरन अपने पिताजी और माताजी को खुश रखने के लिए उस माँ बाप की पसंद की लड़की, अमीर लड़की के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि माँ बाप उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते। शादी के 2 दिन ही हुए और लड़का एक बिजनेस ट्रिप के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जाता है। अब घर पे इस लड़के की माता पिता और वो नई दुल्हन जो थी वो थे। ये लड़की जो शादीशुदा लड़की थी वो अपने कमरे में किसी दूसरे मर्द के साथ बातें करती थी। तो इस लड़की को, पिताजी को थोड़ा डाउट हुआ तो वो कमरे से बाहर सब सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे कमरे के अंदर जाते हैं 2 दिन के बाद और कहते हैं बेटा
तू किसी दूसरे मर्द के साथ बातें करती, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लड़की कहता है हाँ, मेरा अफेयर ऑलरेडी किसी मर्द के साथ चल रहा था और मैं पहले भी उसको प्रेम करती थी और अभी भी करती रहूंगी। लेकिन वो पिताजी उसको समझाते, बेटा अब तेरी शादी हो गई है, अब किसी गैर मर्द के साथ अफेयर करना ठीक नहीं है। वो लड़की को उसके कहती है कि तू बाहर निकल, तो पिताजी को कहती है तू बाहर निकल, तो मैं किसके साथ अफेयर रखूं, किसके साथ मुझे बातें करनी है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी प्राइवेसी में आपको भंग नहीं करना है। वो पिताजी कहते हैं लेकिन बेटा तेरी शादी हो गई है, देख तू सुधर जा, मैं तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगा, तू अभी भी तेरे पास वक्त है, तू सुधर जा। लड़की कहती है तुझे आज भी तेरे लड़के को बताना है, यानी कि मेरे पति को बताना है तो बता दीजिए, मैं किसी से नहीं डरती, मैं उस लड़के को पहले भी प्रेम करती थी, आज भी करूंगी, तू कौन है मुझे ये मशवरा देने वाला। पिताजी बाहर चले जाते। अब नौबत कैसी है आप देखिए कि 6 महीने बीत गए, उस लड़के के पिताजी ने आज तक उस लड़के को नहीं बताया था कि बेटा तेरी वाइफ का ऑलरेडी अफेयर किसी मर्द के साथ चल रहा है। जानते हो क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाप ही अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करके इस लड़की को घर पे लाया था। बाप समाज में अपनी इज्जत खोना नहीं चाहता था, वो अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए वो उसको मंजूर था, लेकिन अपनी इज्जत बर्बाद हो जाए वो मंजूर नहीं था। 6 महीने हो गए, वो लड़की लगभग वो गैर मर्द के साथ बातें करती थी, अफेयर चल रहा था। इस लड़की के पति को आज तक मालूम नहीं हुआ था, क्योंकि वो अक्सर बाहर रहता था। लड़के के पिताजी और माताजी दोनों को मालूम था, फिर भी अपने लड़के को ये नहीं बताया। फिर 6 महीने बाद धीरे धीरे उस लड़के को मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी का ऑलरेडी अफेयर किसी मर्द के साथ चल रहा है। बताओ। तो फिर वो अपनी पत्नी को कहता है कि तेरा अफेयर चल रहा है। तो वो पत्नी अपने पति को कहता है तू कौन है मुझे कहने वाला, मेरा अफेयर शादी के दूसरे दिन से ही मैं बातें करती थी, वो ये तेरा 2 कौड़ी का बाप भी सब कुछ जानता है, उसने तुझे बताया नहीं। वो लड़का उस लड़की को कुछ नहीं कहता, सीधा अपने पिताजी के पास चला जाता है और कहता है कि आपको ये सब मालूम था 6 महीने से कि मेरी पत्नी का अफेयर मर्द के साथ चल रहा था। पिताजी के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था, क्योंकि वो अपने लड़के को इमोशनली ब्लैकमेल करके उस लड़की के साथ शादी करवाई थी। लड़का कुछ नहीं कहता, उस लड़की को उसी दिन डिवोर्स दे देता है और आजीवन फिर बेचारा ब्रह्मचारी बन के रहता है, माने गृहस्थी रहता है, लेकिन शादी नहीं करता। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभार माँ बाप अपने बच्चों को इतनी हद तक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो देखिए बहुत ही गलत है। ऐसा माँ बाप को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते। यदि लड़के ने कम अमीर वाले संस्कारी लड़की के साथ शादी की होती तो आज उनकी इज्जत भी परिवार में रहती। करेक्ट है। लेकिन माँ बाप ये समझने के लिए ही तैयार नहीं है। तो ये सबसे गलत चीज है, माँ बाप को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अब इससे भी आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि माँ बाप करते क्या है कभी कभार। देखिए इस पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल सुनाता हूँ। देखिए एक पिताजी और उनका 18 साल का लड़का दोनों गाड़ी में जा रहे थे, हाईवे पर i10 लेके जा रहे थे, Hyundai i10 उनकी गाड़ी थी, दोनों जा रहे थे। अब पिताजी गाड़ी चला रहे थे, उनको किसी की शादी में जाना था, तो पिताजी तेजी से गाड़ी भगाने की चेष्टा करते थे, लेकिन Hyundai i10 गाड़ी थी, पुरानी थी, गाड़ी इतनी स्पीड से जा नहीं रही थी। उनका लड़का कह रहा है पिताजी गाड़ी तेज से भगाइए ना, थोड़ी तेज से भगाइए, देखिए ये फॉर्च्यूनर ने हमारा ओवरटेक कर लिया, BMW मर्सिडीज ने हमारा ओवरटेक कर लिया, ये इनोवा ने हमारा ओवरटेक कर लिया। लड़के ने अपने पिताजी को कम से कम 10 बार कहा कि ये गाड़ी ने हमारा ओवरटेक किया, ये गाड़ी ने ओवरटेक। तो पिताजी से रहा नहीं गया, वो गाड़ी साइड में, हाईवे के साइड में पार्क कर देते और कहते अरे मूर्ख, तू मेरे पीछे ही पड़ गया है कि ये गाड़ी ने मेरा ओवरटेक कर दिया, ये गाड़ी ने मेरा ओवरटेक किया, तू ये क्यों नहीं देखता कि मैंने कितनी गाड़ी का ओवरटेक किया। लड़का मुस्कुराते हुए पिताजी को कहता है कि बस पिताजी मैं आपको यही समझाना चाहता था। पिताजी आप अपनी परिस्थिति बखूबी समझ सकते हो और मुझे समझा भी सकते हैं कि आप मुझे ये कहते हैं कि मैंने कितनी गाड़ी का ओवरटेक किया, वो क्यों नहीं तू नहीं देखता। पिताजी वैसे ही क्लासरूम में मैंने कई स्टूडेंट्स का ओवरटेक किया, आप क्यों वो नहीं देखते। मेरे से आगे जो स्टूडेंट्स है उनके आगे ही मेरा कंपैरिजन करके मुझे डिमोटिवेट क्यों हर बार करते हैं। फिर पिताजी कहते हैं देखिए बेटा, हर गाड़ी की इंजन की क्षमता अलग अलग होती है। ये Hyundai हमारी जो गाड़ी है वो पुरानी है, उसका इंजन इनोवा जितना अच्छा नहीं होता, मर्सिडीज BMW जितना अच्छा नहीं होता। भले ही मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूं, लेकिन हमारी गाड़ी की इंजन अच्छी नहीं है, इसलिए हम कई गाड़ियों के पीछे रह गए। लड़का कहता है पिताजी मैं आपको वही समझाना चाहता हूं, जैसे कि हर गाड़ी की इंजन की क्षमता अलग अलग होती है,
वैसे ही हर बच्चे की पढ़ने की क्षमता भी अलग अलग होती है। वो आप क्यों समझना नहीं चाहते? तो ये बात होती है। देखिए, हर एक चीज में माँ बाप अलग होते हैं, लेकिन एक चीज में सभी माँ बाप एक समान हो जाते हैं। जानते हो वो कौन सी चीज है? हर माँ बाप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करके अपने बच्चों को डिमोटिवेट ही करते रहते हैं। रिसर्च के आधार पर भारत में 80% माँ बाप अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करके उन्हें हमेशा डिमोटिवेट और नेगेटिव ही करते रहते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैंने आज तक ऐसे कम बच्चे देखे जो अपने माँ बाप की तुलना दूसरे माँ बाप के साथ करते हो। तो माँ बाप ही क्यों अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करके उनको डिमोटिवेट करते हैं? तो ये बहुत ही गलत होता है। देखिए, कभी कभार होता क्या है, माँ बाप कभी कभार अपनी पॉजिटिव साइड बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चों को उनकी नेगेटिव साइड ही दिखाते हैं। जैसे कि हमारे जमाने में तो हम तो ऐसा करते थे, आज का जमाना सब बिगड़ गया है। हमारे जमाने में तो हम ऐसा करते थे, आज के बच्चे बिगड़ गए। ये गलत पेरेंटिंग है। कभी भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, हर 10 साल में पूरा युग तब्दील हो जाता है। माँ बाप का दौर अलग था और आज के बच्चों का दौर अलग है। मैं एक क्षमा प्रार्थी हूं, कभी कभार माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे इंटरनेट पर ही रहते हैं। देखिए, आपके बच्चे गलत हो, आप उनको सुधारिए, समझाइए, दंड भी दीजिए, लेकिन पहले ये तो सोचिए कि शायद आपके जमाने में इंटरनेट यदि इतनी सहूलियत से उपलब्ध होता तो शायद आप अपने बच्चों से ज्यादा मुंह मारते घूमते इंटरनेट पर। तो अपने बच्चों की उम्र में, अपने बच्चों की युग में अपने आप को डालकर फिर अपने बच्चों को समझिए। देखिए, भगवान को भी विविधता और वैविध्यम पसंद है, इसीलिए तो अलग अलग किस्म की ऋतुओं का सर्जन किया है, अलग अलग किस्म के फल फ्रूट बनाए हैं। मान लीजिए इस दुनिया में सभी नीम के ही पेड़ होते तो क्या होता? सभी सेब के ही फल होते तो क्या होता? इस दुनिया में सभी कामी लोग होते तो क्या होता? दुनिया व्यभिचारी बन जाती। इस दुनिया में सभी लोभी लोग ही होते तो क्या होता? दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। इस दुनिया में सभी पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही होते तो क्या होता? नीचे काम करने वाले लोग क्या होता? स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता। स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाता। इसीलिए ही भगवान को विविधता पसंद है। आपके बच्चे अलग किस्म की स्किल हो तो आप उसको अपना लीजिए। बच्चों को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर करके उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। यदि आपको बच्चों को कंपेयर करना है ना, तो बच्चों के खुद के साथ कंपेयर कीजिए कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में आपके बच्चों ने कितनी तरक्की की, कितना विकास किया, वो कंपेयर कीजिए। इस पर मैं आपको बहुत ही एक नायाब दृष्टांत देना चाहता हूं। देखिए, जब भी बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ बाप इनको इतना डांटते हैं, इतना लताड़ते हैं, इतना झिड़कते हैं कि उनके मानसिक जज्बातों को इतना रौंदते हैं और इतना कुचलते हैं कि बच्चे बिदक जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। अफ्रीका के अंदर आज भी जब बच्चे गलती करते हैं ना, तो माँ बाप उनको एक अलग किस्म की पनिशमेंट देते हैं। आप सोचते होंगे कौन सी पनिशमेंट देती होंगे? इसको उबुंटू प्रोसेस कहा जाता है। तो जब भी बच्चे, मृणाल जी, गलती करते हैं ना, तो अफ्रीका में ऐसा उसूल है, ऐसा नियम है कि बच्चों को पूरे गांव के बीच बुलाया जाता है और 2 दिन और 2 रात के लिए एक रस्सी से स्तंभ पर बांधा जाता है। स्तंभ के साथ उनको बांधा जाता है। आप सोचते होंगे क्या पनिशमेंट देते होंगे? फिर किया क्या जाता है, उनके रिश्तेदारी में, बिरादरी में, रिलेशनशिप्स में जितने भी मित्र लोग होते हैं ना, सबको बुलाया जाता है और फिर बच्चे को 3 प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। पहला पनिशमेंट ये कि आज तक उस बच्चे ने जितने भी अच्छे काम किए होते हैं ना, वो उस बच्चे को सुनाया जाता है कि बच्चे ने इस इंसान की मदद की थी, इसकी सहायता की थी, किसी को क्या, जो कुछ भी मदद की होगी, जो कुछ भी अच्छे काम किए होते हैं ना, वो बच्चे को सुनाया जाता है। दूसरी पनिशमेंट क्या दी जाती है? बच्चों के अंदर जितनी भी संभावनाएं है, जितनी भी स्किल्स है, वो उसको सुनाया जाता है। बेटा, तू भविष्य में ये काम कर सकता है, भविष्य में तो डॉक्टर बन सकता है, तू इंजीनियर बन सकता है, तू एक अच्छा संत बन सकता है। उसके अंदर जितनी भी अच्छी स्किल्स और प्रसंभावना है ना, वो उसको सुनाई जाती है। और तीसरी पनिशमेंट क्या दी जाती है? उसके अंदर जितने भी अच्छे सद्गुण होते हैं, जैसे कि अच्छे, उसको सुबह जल्दी जागने की आदत होती है, ये सद्गुण होता है, कभी गुस्सा नहीं करता, दूसरों की सहायता करता है, जितने भी अच्छे सद्गुण वो बच्चे के अंदर होते हैं ना, वो उसको सुनाए जाते हैं। 3 प्रकार की पनिशमेंट। पहले, आज तक उसने जितने लोगों की सहायता की है वो उसको सुनाया जाता है। दूसरे, उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, सद्गुण होते हैं, वो उनको सुनाया जाता है। तीसरी पनिशमेंट, वो भविष्य में क्या क्या अच्छा कर सकता है,
वो उसको सुनाया जाता है। अब आप ये सोचते होंगे कि अफ्रीका के लोग नादान, मूर्ख और गवार होंगे। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि अफ्रीका का ये उबुंटू प्रोसेस, जो बच्चे इस उबुंटू प्रोसेस से बाहर निकलते हैं ना, वो कभी भी उस क्राइम को फिर रिपीट नहीं करते। तो ये है लव की ताकत। और बच्चों के अंदर फेरफार आने का 2 कारण है, जानते हो क्या? देखिए, जब बच्चे को ये एहसास कराया जाता है ना, जब बच्चे गलती करते तो आप उनको ये एहसास कराते हैं ना कि हम आपको और भी प्रेम करते हैं, तो ये बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि माँ बाप हमने गलती की फिर भी हमें प्रेम करते हैं, तो हमें और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना है। दूसरा चीज, ऐसी प्रोसेस से बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत ही बढ़ जाते हैं, तो इसकी बदौलत बच्चे दोबारा ये गलती नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, जरूर आप उनको पनिशमेंट दीजिए, लेकिन पहले उनको सुनिए, उनको समझिए और फिर उनको समझाइए और संस्कार दीजिए। तो ये अफ्रीका की उबुंटू प्रोसेस बहुत ही नायाब है, और आज तक जितने बच्चे इसमें से गुजर रहे हैं ना, वो सबके अंदर नायाब रिजल्ट साबित हुए हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा वो जैसे उनको स्वीकार कर लीजिए, जैसे उनको ये फीलिंग आएगी ना, आप उनको स्वीकार कर लेंगे, बच्चे को आपको पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनकर सुधर जाएंगे। तो यही मेरा इतना कहना है, बच्चों को हमेशा आप स्वीकार कर लीजिए। 100%।